नमस्कार दोस्तों, मैं ललित कुमार ठाकुर उपस्थित हूँ आप लोग के सामने जल संसाधन संरक्षण एवं प्रबंधन विषय के साथ। यह वीडियो पार्ट 2 है। जल संसाधन संरक्षण और प्रबंधन का पार्ट 2 है। इससे पहले वीडियो में हमने जल संसाधन क्या होते हैं, जल संसाधन के जल संकट के विभिन्न कारकों के बारे में चर्चा किए थे। आगे हम बात करेंगे जल संरक्षण और जल प्रबंधन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि मैंने कहा था कि इस वीडियो के पार्ट 1 यदि आपने देखा नहीं है तो सबसे पहले जाकर आप देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो जल संसाधन के पार्ट 1 में हमने बात किया था जल संसाधन क्या होते हैं, उसकी उपलब्धता क्या है, जल संसाधनों की उपयोगिता, जल संकट क्या है, जल तनाव की स्थिति क्या है, और साथ ही साथ बात किए थे उसका महत्व क्या है, और जल दुर्लभता या जल संकट के क्या क्या कारक हो सकते हैं इसके संदर्भ में हमने पिछले वीडियो में बात की है। तो आज शुरू करते हैं पार्ट 2 जल संसाधन संरक्षण एवं प्रबंधन। जैसे कि आप लोग के सामने एक मैप है, इस मैप के माध्यम से मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि वर्तमान में 2025 तक विश्व में जल की उपलब्धता क्या होगी, इसके संदर्भ में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले देखते हैं जो पूरे विश्व का इस मैप में सबसे पहले जो देखते हैं, जो रेड कलर से मार्क है वे विश्व के ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे जल की उपलब्धता 500 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष की उपलब्धता कम है। जैसे कि मैंने बात किया था 1700 घन लीटर जब जल की उपलब्धता कम हो जाएगी तो उससे क्या हो जाएगी, वह स्थिति कहलाती है जल संकट की। तो बात करते हैं वर्तमान में यानी 2025 तक हमारे देश की स्थिति क्या होगी। यह आंकड़े इंटरनेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस जो 2006 में जून में ऑर्गेनाइज़ किया गया था उसके माध्यम से लिया गया है। चलिए देखते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो रेड कलर में दिखाया गया है मैप में, वो है वो क्षेत्र जहाँ पे पानी की संकट व्याप्त है और भयावह स्थिति में है। जैसे कि आप सबको पता है, इसमें मुख्य रूप से मरुस्थलीय क्षेत्र या मरुस्थलीय क्षेत्र के आसपास वाले इलाके आएंगे और मुख्य रूप से साउथ अफ्रीका के उत्तरी क्षेत्र आएंगे। उत्तरी क्षेत्र जिसमें शामिल है सहारा मरुस्थल, नाइजीर, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, सोमालिया एवं नामीबिया शामिल है। साथ ही साथ हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान भी शामिल है। ध्यान देंगे कि सबसे अधिक संकट इन्हीं क्षेत्रों में अफ्रीका पाकिस्तान के इलाकों में ही मंडरा रहा है। यहाँ पे पीने की पानी की उपलब्धता बहुत कम है, न के बराबर है। रोज़ लोगों को मेहनत करना पड़ता है पानी के लिए, 10-10 किलोमीटर दूर जाके इन्हें पानी लेकर आना पड़ता है, और वो भी मिला तो मिला या तो नहीं मिला। देखिए, इसको हम 3 पार्ट में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे वे क्षेत्र जहाँ पे सबसे अधिक पानी की कमी है, दूसरा वे क्षेत्र जहाँ पे अभी संकट की स्थिति धीरे धीरे बढ़ रही है, और तीसरा क्षेत्र देखेंगे जहाँ पे अभी पानी की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है। तो सबसे पहले हमने देखा जहाँ पे सबसे कमी है, कहाँ है, अफ्रीका के कुछ क्षेत्र है जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। अगला बात करते हैं हम लोग जो पीले कलर से है उसकी बात करते हैं। ये क्या है, स्ट्रेस लेवल पे पहुंचने वाली है, जिसमें शामिल है हमारा ही देश भारत, चाइना, ईरान, इराक और यूरोप के कुछ क्षेत्र जिसमें जर्मनी, पोलैंड, यूक्रेन, ये सभी शामिल हैं। अगला है वे क्षेत्र जहाँ पे जल की उपलब्धता अभी भी पर्याप्त मात्रा में है, वे है हमारा, सबसे पहले देख लेते हैं दक्षिण अफ्रीका का उत्तरी पोर्शन, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया शामिल है, अलास्का का क्षेत्र, उत्तरी अमेरिका का ग्रीनलैंड और रूस का उत्तरी भाग शामिल है। तो बातें समझ में आ गई होगी आप लोग को। जो रेड कलर से है वो क्या है, सबसे भयावह स्थिति में, और येलो कलर से है वो क्या है, अभी स्ट्रेस की दौर से गुजरने वाला है। और अगला है जो डार्क नीले कलर पे है, वे क्षेत्र क्या है जहाँ पे आज भी पानी की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है। चलिए बात करते हैं आगे।
जल प्रदूषण का निवारण, जैसे कि हमने बात किया था, शहरीकरण, औद्योगिकरण, सिंचाई की वजह से जल की उपलब्धता कम हो रही है, जल प्रदूषित हो रही है, जल क्या हो रही है, संकट की स्थिति में आ गई है। चलिए बात करते हैं जल प्रदूषण के निवारण के संदर्भ में। अलवणीय जल की घटती हुई उपलब्धता और बढ़ती मांग से सतत पोषणीय विकास के लिए महत्वपूर्ण जीवनदायिनी संसाधन के संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता पड़ी है। महत्वपूर्ण जीवनदायिनी यानी कि पानी के संदर्भ में बात हो रही है, जल का संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता बढ़ गई है। जल बचत तकनीक और विधियों के विकास के अतिरिक्त प्रदूषण से बचाव के प्रयास भी करना चाहिए। जल संभर विकास, वर्षा जल संग्रहण, जल के पुनः चक्र और पुनः उपयोग और लंबे समय तक जल की आपूर्ति के लिए जल के संयुक्त उपयोग को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। जल प्रदूषण निवारण, उपलब्ध जल संसाधनों का तेजी से निम्नीकरण हो रहा है। देश के मुख्य नदियों के प्राय पहाड़ी क्षेत्रीय भागों में तथा कम बसे क्षेत्रों में अधिक गुणवत्ता वाले जल पाई जाती है। मैदानों में नदी जल का उपयोग गहन रूप से कृषि, पीने योग्य एवं औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। अपवाहिकाओं के साथ कृषिगत उर्वरक, कीटनाशकों, घरेलू ठोस अपशिष्ट पदार्थों, औद्योगिक जो बाई मटेरियल है उस जो नदी में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से जल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। यानी कि नालों के माध्यम से कृषि कार्य के लिए जो भी उर्वरक, कीटनाशक या फिर घरेलू अपशिष्ट है या औद्योगिक अपशिष्ट है, वो जाके जल में सीधी तौर पे मिल जा रहा है और जो स्वच्छ जल है उसे भी क्या कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड सीपीसीबी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एसपीसी के साथ मिलकर 507 स्टेशनों की राष्ट्रीय जल संसाधनों की गुणवत्ता का मॉनिटरिंग किया जा रहा है। स्टेट और सेंट्रल का जो प्रदूषण बोर्ड है वो 507 स्टेशनों को स्थापित करने के बाद जल संसाधन की जो गुणवत्ता है उसका क्या कर रहा है, मूल्यांकन कर रहा है। इन स्टेशनों से प्राप्त जानकारी का आंकड़ा दर्शाता है कि जैव तथा जीवाणुविक संदूषण नदियों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। जैव तथा जीवाणुविक बैक्टीरिया वगैरह है, वे क्या है, नदियों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। भौम जल प्रदूषण देश के विभिन्न भागों में भारी या विषैलों धातुओं, फ्लोराइड, नाइट्रस के संकेंद्रण का कारण है। ये सवाल नेट में पूछा गया था कि फ्लोराइड और नाइट्रस के संदर्भ में। चलिए देखते हैं जो स्टेट पोल्यूशन बोर्ड है या सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड है जो मॉनिटरिंग कर रही है भारत में जल की गुणवत्ता को, उन्होंने कुछ नियम बनाए हैं। वे कौन कौन से वैधानिक या कानूनी नियम हैं वो देख लेते हैं। वैधानिक व्यवस्था में जल अधिनियम 1974 शामिल है। जल प्रदूषण और नियंत्रण और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 प्रभावपूर्ण ढंग से परंतु ये जो दोनों है 1974 और 1986 का जो अधिनियम बनाया गया था वो प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य नहीं हुआ। परिणाम क्या हुआ, 1997 में प्रदूषण फैलाने वाले 251 उद्योगों नदियों और झीलों के किनारे स्थापित किए गए थे, उन पर कंट्रोल लाया गया। देखो, अगर 1974 और 1986 का अधिनियम अच्छे तरीक़े से लागू होता तो जो 251 उद्योग नदियों और झीलों के किनारे स्थापित किए गए थे वो उस पर क्या करते, नियंत्रण स्थापित करते, परंतु उन्होंने किया नहीं। 1997 तक आते तक ये उद्योग क्या गए, बहुत अधिक लेवल पर पॉल्यूशन करना प्रारंभ कर दिए। जल उपकरण अधिनियम 1997, इसका उद्देश्य प्रदूषण कम करना, इसके सीमित प्रभाव भी हुए। जल के महत्व और जल प्रदूषण के अधिप्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाने का प्रयास आवश्यकता है। जन जागरूकता, उनकी भागीदारी, कृषिगत कार्यों तथा घरेलू और औद्योगिक विसर्जन से प्राप्त प्रदूषकों से प्रभावशाली ढंग से कमी लाई जा सकती है। जल उपकरण अधिनियम 1977 का उद्देश्य था कि प्रदूषण में कम करना है, ठीक है, जो प्रत्यक्ष रूप से सीधा प्रदूषण हो रहा है आवश्यक नहीं है, जैसे कि घरेलू अपशिष्ट के द्वारा। अगर इसमें जन जागरूकता और
आम जनता की सहभागिता के ऊपर फोकस किया गया। यदि आम जनता की सहभागिता होगी तो क्या होगी, घरेलू अपशिष्ट कम हो जाएगा। औद्योगिक अपशिष्ट तथा कृषिगत कार्यों में जो भी कीटनाशक प्रयोग करते हैं उसे सीधी तौर पे प्रत्यक्ष रूप से नदियों या फिर स्वच्छ जल में नहीं बहाना पड़ेगा, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, प्रदूषण के जो प्रभाव है उसको कम किया जा सकता है। अगला देखते हैं जल का पुनः चक्र और जल पुनः उपयोग, रीयूज एंड रिसाइकल। जल का पुनः चक्र एवं पुनः उपयोग, रिसाइकल कैसे करें और पुनः उपयोग कैसे करें। पुनः चक्र और पुनः उपयोग एक दूसरा रास्ता है जिनके द्वारा अलवणीय जल की उपलब्धता को सुधारा जा सकता है। अलवणीय जल यानी कि मीठे जल की बात हो रही, जो ताजे जल है जिसका प्रयोग हम करते हैं। कम गुणवत्ता के जल का उपयोग जैसे शोधित अपशिष्ट जल उद्योगों के लिए एक आकर्षक विकल्प है और जिसका उपयोग शीतलन एवं अग्निशमन के लिए करके वे जल में होने वाली लागत को कम कर सकते। कहने का मतलब है कि उद्योगों द्वारा मीठे जल या ताजे जल का सीधा प्रयोग ना करके उसे क्या होगा, दूसरे माध्यम से प्रयोग किया जाए और साथ ही साथ अग्निशमन यानी फायर ब्रिगेड में भी जो मीठे जल है उसका प्रयोग ना किया जाए, जो जल पहले इस्तेमाल हुआ है उसका प्रयोग किया जाए ताकि जल में होने वाली दबाव को कम किया जाए। इस तरह नगरीय क्षेत्रों में स्नान और बर्तन धोने में प्रयुक्त जल को बागवानी के लिए प्रयोग किया जा सकता है। वही वाहन को धोने के लिए प्रयुक्त जल का उपयोग बागवानी में किया जाता है। जैसे कि हम सामान्य तौर पे पुनः चक्र और पुनः उपयोग का सीधा सा मतलब है, जैसे कि हम स्नान और बर्तन धोने के लिए जो पानी का प्रयोग करते हैं उससे क्या कर सकते हैं, हम गार्डनिंग कर सकते हैं, बागवानी कर सकते हैं, पौधों को सिंचित कर सकते हैं। साथ ही साथ हम गाड़ी को धोने के लिए जो जल का प्रयोग करते हैं उसे भी बागवानी में लगाया जा सकता है। इसी प्रकार मानव के इस्तेमाल करने के फलस्वरूप जो जल बचता है उसे हम उद्योग में प्रयोग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जल का बार बार इस्तेमाल होगा, रीयूज़ होगा और जिसके फलस्वरूप क्या होगा, जल दबाव में कमी आएगी। चित्र के माध्यम से आप लोग को बताया गया है कि सबसे पहले नदी के माध्यम से जो हमारा अलवणीय जल या ताजे जल है उसका प्रयोग क्या करेंगे, वह सबसे पहले हम पीने के लिए भी प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले उसको वाटर को ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी कि उसको संशोधित किया जाता है। उसके फलस्वरूप गार्डन में इस्तेमाल करना या फिर कृषि के लिए इस्तेमाल करना या फिर हम सीधी तौर पे बात करें उद्योगों के लिए इस्तेमाल करना या फिर लोगों के लिए इस्तेमाल करना। लोगों के लिए जो जल इस्तेमाल होगा उस जल का प्रयोग हम क्या कर सकते हैं, बागवानी के लिए कर सकते हैं या फिर अलग अलग फैक्ट्री में कर सकते हैं। और इसके पश्चात उस जल को हम भूमिगत जल के स्रोत के रूप में अंडरग्राउंड भी भेज सकते हैं ताकि हमारा भूमिगत जल क्या होगा, पुनः भरण होता रहे। इस प्रकार रीयूज़ कर सकते, एक ही जल को, एक ही अमाउंट के जल को अलग अलग कार्यों में प्रयोग किया जाता है। जबकि वर्तमान में ऐसा नहीं किया जाता है, सभी क्षेत्रों में स्वच्छ जल का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे वही दर्शाया गया है कि सबसे पहले क्या होगा, वाटर का ट्रीटमेंट होगा, पीने योग्य बनाया जाएगा। उसके पश्चात उसी जल का प्रयोग क्या रहा है, लोग घरेलू कार्यों में भी कर रहे हैं, बागवानी में भी कर रहे हैं, सिंचाई के लिए भी कर रहे हैं और साथ ही साथ फैक्ट्री के लिए भी कर रहे हैं। तो ऐसा ना करते हुए हमें क्या करना है, जो घरेलू कार्य में उपयोग हो गया उसे फिर कारखानों से बागवानों में करना है। उसके पश्चात अंत में जो बच जाएगा उसे क्या करना है, हमें भूमिगत की सिंचाई के लिए अंडरग्राउंड वाटर का पुनः भरण के लिए प्रयोग में लाना है। इस प्रकार जल का रिसाइकल तथा रीयूज़ आसानी से संभव है। अगला बात करते हैं जल संभर प्रबंधन। जल संभर प्रबंधन से तात्पर्य है मुख्य रूप से धरातलीय और भौम जल संसाधनों का दक्ष प्रबंधन से है।
कैसे अधिकतम और विवेकपूर्ण प्रयोग किया जाए। इसके अंतर्गत बहते जल को रोकना विभिन्न विधियों जैसे अंतःस्रावन तालाब के माध्यम से, कुओं के द्वारा भौम जल का संचयन और पुनः भरण करना। जो बारिश का पानी हो या फिर जो वाटर धरातल पे फ्लो कर रहा है उसे क्या करना है, हमें एक डैम बना के या तालाब के माध्यम से या कुओं के माध्यम से हमें क्या करना है, इकट्ठा करना है, ताकि उससे क्या हो जाए, हमारा अंडरग्राउंड वाटर क्या हो जाए, पुनः भरण हो सके। देखो यहाँ पे क्या है, विभिन्न बांध का निर्माण करके, कुओं का निर्माण करके हम क्या करेंगे, जो फ्लो वाटर है उसको क्या करेंगे, एक जगह संचित करने का प्रयास करेंगे, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, हमारा भूमिगत जल जो होगा वो क्या होगा, पुनः भरण हो सके। आगे देखते हैं, जल संभर प्रबंधन का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों और समाज के बीच संतुलन लाना है। केंद्रीय और राज्य सरकारों ने देश में बहुत से अलग अलग संभर विकास और प्रबंधन कार्यक्रम चलाए हैं। इनमें से कुछ गैर सरकारी संगठनों द्वारा भी चलाए गए हैं। हरियाली, केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित जल संभर विकास परियोजना, जिसका उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या को पीने, सिंचाई, मत्स्य पालन एवं वन रोपण के लिए जल संरक्षण के लिए योग्य बनाना। यानी कि हरियाली प्रोग्राम जो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया था वो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जागरूक करेगी कि किस प्रकार हम जल का संरक्षण कर पाए। अगला देखते हैं जल संभर प्रबंधन। देखो इसमें ये मुख्यतः राजस्थान का है और ये एक डैम बनाया गया, बहुउद्देशीय डैम। यहाँ चूँकि राजस्थान जैसे क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता बहुत कम होती है, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, तालाबों सब अपने घर के सामने तालाब या फिर कुएं का निर्माण करती है और जितना भी फ्लो वाटर होता है उसमें जमा करता है। इससे क्या होता है, भविष्य में इनके लिए प्रयोग के लिए पानी भी रहता है, साथ ही साथ अंडरग्राउंड वाटर का पुनर्भरण भी होता है। वहीं बहुउद्देशीय डैम बनाया जाता है जल संभर प्रबंधन के अंतर्गत। इसमें पानी को एक जगह सिंचित किया जाता है और जितना प्रयोग है, चाहे वो कृषि हेतु हो या अन्य कार्य हेतु, जरूरत के हिसाब से उसे खोला जाता है। परियोजना में जल संभर प्रबंधन जो परियोजना में सहयोग ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित किए जा रहे हैं, खासकर राजस्थान, आंध्र प्रदेश ऐसे इलाकों में। देखो नीरू मीरू योजना, जल और आप कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में और अलवारी पानी में ग्राम पंचायतों के माध्यम से क्या है, यह जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम संचालित है। अलवर जिला राजस्थान के लोगों के सहयोग से विभिन्न जल संग्रहण संरचनाएं जैसे तालाब का निर्माण, जैसे कि अभी चित्र में देखे थे, और जो फ्लो वाटर है उसे रोककर बांध बनाया गया है। तमिलनाडु में घरों में जल संग्रहण संरचना बनाना आवश्यक कर दिया गया है। अब ये जल संग्रहण संरचना क्या है हम लोग आगे देखेंगे। वर्षा जल संग्रहण विभिन्न उपयोगों के लिए वर्षा के जल को एकत्र करने की विधि है। इसका उपयोग देखो, वर्षा का जल को यदि हम एकत्र ना करें तो वो नदियों के माध्यम से फ्लो होकर क्या हो जाएगी, महासागरों में, यानी कि खारे जल या लवणीय जल में मिल जाएगी, जो हमारे उपयोग हेतु नहीं होगी। तो इसे क्या करना है, इसे रोक कर एकत्र करने की बहुत सारी विधि है। देखते हैं। इसका उपयोग भूमिगत जल भृत्यों के पुनःग्रहण के लिए किया जाता है। यह एक कम मूल्य और पारिस्थितिकी अनुकूलन की विधि है, जिसके द्वारा पानी के प्रत्येक बूंद संरक्षित करने के लिए वर्षा को नलकूपों, गड्ढों और कुओं में एकत्रित किया जाता है। ठीक है, जैसे कि बात हुई थी, जो वाटर समुद्र में जाकर वेस्ट हो जाएगा उसे तालाबों और कुओं के माध्यम से सिंचित किया जाएगा ताकि उससे पुनः भरण हो सके, पुनः भरण भूमिगत जल का। वर्षा जल संग्रहण के प्राकृतिक तरीके। देश में विभिन्न समुदाय लंबे समय से विधिगत वर्षा जल संग्रहण करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत जल संग्रहण सतह संचयन जलाशयों, झीलों, तालाबों, सिंचित तालाबों आदि में किया जाता है। राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण ढांचे, जिन्हें कुंड अथवा टांका
एक ढका हुआ भूमिगत टंकी के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण घर अथवा गांव के पास या घर के संग्रहित वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए किया जाता है। देखिए, इसमें दिखाया गया है कि वर्षा जल का संग्रहण किस प्रकार से करना है। देखो, घर जैसे कि तमिलनाडु में अनिवार्य है वर्षा जल संग्रहण, हर एक घर में वर्षा जल संग्रहण हेतु उपयुक्त इंफ्रास्ट्रक्चर का ही निर्माण करें। सबसे पहले देखते हैं, अगर आपका छत चौड़ा है तो आप क्या करेंगे, छत वर्षा का पानी छत में आपका एकत्र होगा और उसे एक पाइप के माध्यम से क्या करेंगे, एक भूमिगत जल जो आप अपने आंगन में बनाएंगे उसके अंदर डालेंगे, जिससे भूमिगत जल का पुनः भरण हो सके। वही त्रिभुज आकार के घर का शेप बनाना है और जिसके चारों ओर एक पाइप लगा होगा और उस पाइप के माध्यम से एक अंडरग्राउंड और अपने आंगन में एक अंडरग्राउंड टैंक बनाना है और उस जल को अंडरग्राउंड टैंक में डालना है। फिर उसका प्रयोग हम क्या करते हैं, पाइप के माध्यम से निकाल कर अपने कृषि हेतु या फिर अन्य बागवानी हेतु कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे साथ ही साथ एक तो वर्षा जल का जो बेवजह बह जा रहा था उसका प्रयोग हो जाएगा, साथ ही साथ हमारे अंडरग्राउंड वाटर का पुनः भरण भी हो जाएगा। देखते हैं, वर्षा जल संग्रहण में मुख्य रूप से नगरीय क्षेत्रों को लाभ मिल सकता है, क्योंकि जल की मांग अधिकांश नगरों तथा शहरों की आपूर्ति अधिक होती है। उपयुक्त कारकों के अतिरिक्त विशेषकर तटीय क्षेत्रों में पानी का विलवणीकरण यानी कि अलवणीय जल से लवणीय जल में बदलाव हो जाता है। शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खारे पानी की समस्या, नदियों को जोड़कर अधिक जल के क्षेत्रों से कम जल क्षेत्रों की ओर स्थानांतरण करना। ठीक, भारत में जल समस्या को सुलझाने के लिए महत्वपूर्ण उपाय है। देखो, भारत में क्या क्या उपाय बताया गया है। सबसे पहला है कि हर एक प्रदेश में जल की मात्रा डिफरेंट पाई जाती है, किसी क्षेत्र में कम पाई जाती है, किसी में अधिक पाई जाती है। तो हम नदी और नालों के माध्यम से इन दोनों प्रदेश को आपस में जोड़ दें ताकि दोनों क्षेत्रों में पानी का संतुलित बंटवारा हो सके। दूसरी ओर है, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में क्या होती, खारे पानी की समस्या होती है, उसे दूर करके विलवणीकरण यानी कि जो जल अधिक तापमान या किसी कारणों के वजह से केमिकल प्रॉपर्टी बदल कर ताजे जल से खारेपन में कन्वर्ट हो रहा है, उसके ऊपर नियंत्रण किया जा सकता है। फिर भी व्यक्तिगत उपभोक्ता, घरेलू और समुदायों के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी समस्या जल मूल्य ही है। आवश्यकता है हमें कि हम आम जनता को जागरूक करें कि किस प्रकार से जो घरेलू जल है उसका प्रयोग एक संरक्षित तरीके से किया जाए, जिससे जल का दबाव कम हो सके। चलिए बात करते हैं अगला। भारत का एक मानचित्र आपके सामने है। इस मानचित्र पे दर्शाया गया है कि आखिरकार जो जल संकट की लेवल क्या है। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक रेड कलर में दिखाया गया है, एक येलो कलर में और दूसरा है ब्लू कलर में। तो याद रखेंगे, जो ब्लू कलर में है वहाँ जल की उपलब्धता अच्छी है, और वहीं दूसरी बात करें येलो कलर में तो वहाँ मध्यम है, और जो लाल कलर में वहाँ पे लगभग जल की मात्रा बहुत अधिक है। लाल कलर के अंतर्गत मुख्य रूप से राजस्थान शामिल है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और हमारे ईस्टर्न जितने भी राज्य हैं वो शामिल है, अरुणाचल प्रदेश, असम शामिल है। वही दूसरी ओर बात करें तो मध्यम, जहाँ पे जल की उपलब्धता या जल की संकट मध्यम स्तर पर है, वो मुख्य रूप से यहाँ पे पंजाब, हरियाणा शामिल है, इसमें महाराष्ट्र शामिल है, तमिलनाडु शामिल है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा शामिल है। अगला बात करते हैं जो ब्लू कलर में है, जो हाई, जहाँ पे जल की मात्रा उचित अवस्था में, जिसमें गुजरात शामिल है, मध्य प्रदेश शामिल है और तेलंगाना शामिल है।
चलिए आगे देखते हैं। भारत के विकास और पर्यावरणीय प्रणाली को बनाए रखने के लिए जल के वैज्ञानिक प्रबंधन की आवश्यकता को महसूस करते हुए सरकार ने जल प्रबंधन से अंतर संबंधित कार्यों के एकीकरण हेतु हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया है। नवगठित जल शक्ति मंत्रालय ने जल संरक्षण और जल सुरक्षा के लिए 2019 में जल शक्ति अभियान की शुरुआत की और ऐसी चुनौती से निपटने का एक सार्थक प्रयास की ओर आगे बढ़ा है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भारत और विश्व में जल संकट की समस्या गहराई हुई है और धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। जैसे कि हम सबको पता है 1700 घन लीटर प्रति व्यक्ति की उपलब्धता प्रति वर्ष जब से कम हो जाएगी तो ऐसी स्थिति को हम जल संकट की स्थिति कहेंगे। और इस शक्ति से निपटने के लिए हमें आवश्यकता है कि हम संपोषणीय तरीक़ा से एक बैलेंस वे पर क्या करें, हम जल संसाधनों का प्रयोग करें, जिसके लिए हम पुनः चक्रण, पुनः उपयोग एवं वर्षा जल संग्रहण और जल संभर प्रबंधन का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारा जल संसाधन प्रबंधन एवं संरक्षण का टॉपिक कंप्लीट होता है। इस प्रकार के और वीडियो के लिए बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।